काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करा था कि एशियन कंट्रीज़ में चाइना की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद इंडिया आ सकता है। लेकिन हालत कुछ और देखने को मिल रही है कि इंडिया चाइना से ऊपर चला गया है। इंडिया की अभी तक ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो वो 13.5% की है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं चाइना की तो वो 0.4% की है, और यूएसए तो 0.6 नेगेटिव में है। जिसके चलते आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया काफ़ी सही ग्रो कर रहा है। और अगर हम बात करते तो ऑन एन एवरेज इंडिया की ग्रोथ जीडीपी की वो 7% की रह सकती है आने वाले टाइम में भी। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को प्रिडिक्ट करा है। अब चाइना की इतनी बुरी हालत होने का रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है, टेक के अंदर भी, बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी। तो इसका रीज़न है रियल इस्टेट सेक्टर। चाइना के अंदर 30% से ज़्यादा वहाँ का रियल इस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, जिसकी हालत अभी काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और ये न्यूज़ काफ़ी लोग छुपा रहे हैं। वहाँ की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ के जो रियल इस्टेट डेवलपर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को पीचेस के लिए, जिंजर्स के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी बैठे हैं। अभी हाल ही के अंदर एक ग्रुप के ये सुनने में आया था, उसने अपने 30 घर को बेच दिया 8,60,000 जिंजर के बदले। मतलब तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बुरी हालत चल रही है कि वो बार्टर सिस्टम तक पे आ गए हैं। अब ये सारे रीज़न क्या देखने को मिल रहे हैं? वहाँ पे एक कंपनी है काफ़ी बड़ी जिसका नाम है एवरग्राउंड ग्रुप। ये ग्रुप काफ़ी बड़ा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट हैंडल करता है चाइना के अंदर। जैसे ही इसे लोन मिला तो इसने अपने पैसों को काफ़ी सारी जगह डाइवर्सिफाई कर दिया, ईवी प्रोजेक्ट्स में चला गया, यहाँ तक कि इसने अपनी प्लेइंग की टीम भी बाय कर ली थी सॉकर के लिए, और भी कई जगह इसने अपने पैसे इस तरीके से खर्च करे, जिसके चलते ये टाइम पे अपने कस्टमर्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। अब इसी के चलते वहाँ की इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने लगी। इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं रियल इस्टेट डेवलपर्स क्या करते हैं, एक नॉमिनल फीस ले लेते हैं आपसे कि आपका ये फ्लोर बुक कर रहे हैं, आप हमें इतने पैसे दे दो। अभी जैसे 1 करोड़ का घर है तो आप हमें 10 लाख रुपए अभी डाउन पेमेंट कर दो, बाद में हम आपको जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती रहेगी घर में तो हम आपसे थोड़े थोड़े पैसे लेते रहेंगे। उससे आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपका घर भी रेडी होता जा रहा है, और प्रोग्रेस के हिसाब से पैसे लेंगे, जिसके चलते काफ़ी लोग एग्री हो जाते हैं। और काफ़ी लोग इसी के चलते घर के लिए लोन लेते हैं, जिसके चलते वो अपने टाइम टू टाइम पेमेंट दे सके जो डेवलपर है उसे। लेकिन चाइना में इसी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही है, जिसके चलते काफ़ी लोग अब वहाँ पे अपने पैसे इस तरीके से डालने से कतरा रहे हैं, और जो वहाँ पे छोटे बिल्डर्स हैं उन तक को पैसे देने से कतरा रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पे काफ़ी बुरी हालत हो रही है। रियल इस्टेट डेवलपर वहाँ पे काफ़ी तो ऐसे हैं जो अपनी बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पैसे रिकवर हो नहीं रहे, उनके पैसे अटक चुके हैं, जिसके चलते अब वो इस तरीके का सहारा ले रहे हैं। वहाँ पे अब दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे, और जिन लोगों ने इसके ऊपर अपनी स्टेप्स उठाने की कोशिश करी है तो उनका ट्रैवल भी रोक दिया गया है। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कोविड की एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर अगर आप लोग ग्रीन हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो, रेड हो तो नहीं कर सकते। और जो भी इस केस के अंदर देखने को मिल रहा है रियल इस्टेट बैंकिंग के अंदर, उन लोगों को रेड दिखाया जा रहा है, जिसके चलते वो ट्रैवल तक नहीं कर पा रहे। बाद में बैंकिंग सिस्टम में एक चीज़ बोली गई थी कि आप 50,000 युआन तक निकाल सकते हो, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि वो 50,000 युआन क्या, वो वहाँ से कुछ भी पैसा निकाल नहीं पा रहे अभी तक। और वहाँ की गवर्नमेंट ने एक गलत स्टेप और ले लिया था, वो था उनका रेलवे नेटवर्क का। बेसिकली उन्होंने वहाँ पे रेलवे नेटवर्क इस तरीके से सेटअप करे थे जिसके चलते लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जो वहाँ के सबसे रिच एरिया थे वहाँ पे सेटअप करे, जिसके चलते उन लोगों को तो ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़ रही थी, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, उनका टाइम बच रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर ट्रैवल करा। अब वहाँ की सक्सेस देखते हुए गवर्नमेंट ने हर एक जगह उस नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करी, जिसके चलते लोग सुपरफास्ट ट्रेन का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो प्लान भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे जो कि अपने खाने तक के पैसे जुटा नहीं पा रहे, तो वो क्या इस महंगी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक अब हालत ऐसी हो गई कि कई ऐसी कंपनियां जो कि चाइना को ऑर्डर देती थी वो भी अपना ऑर्डर वापस ले रही है, और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी सारे डिलेज़ के चलते भी, जिसके चलते अब ये सारा फ़ायदा इंडिया में देखने को मिल सकता है। आप में से कई लोग ये चीज़ भी जानते होंगे कि इंडिया के अंदर आईफोन की असेंबली स्टार्ट हो रही है जल्दी जल्दी, जिसके चलते हमें शायद इंडिया के अंदर भी अब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से देखने को मिल जाए। A to Z पार्ट्स इंडिया के अंदर ही असेंबल होने लग जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी लोगों की पैसे बच सकते हैं, और जिन लोगों को आईफोन बाय करने या फिर और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बाय करनी है तो इंडिया के अंदर आप लोगों को काफ़ी किफ़ायती रेट में मिल सकती है। साथ में इंडिया
अब एक एक्सपोर्ट सेक्टर में भी उतर सकता है जब वो इतनी सारी चीज़ें बनाएगा। तो इस पर आप लोग अपने विचार ज़रूर बताना, आप लोगों को क्या लगता है मेड इन इंडिया इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगता है गवर्नमेंट का। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।